दोस्तों 2024 का मिस्टर ओलंपिया खत्म हो गया, उसे कंट्रोवर्सीज खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद एक के बाद एक हमें ऐसी न्यूज़ेस सुनने को मिली हैं जो कि कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड रही हैं। जिसमें हम आगे बढ़े उससे पहले प्लीज मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो पूरी देखने के बाद तभी उसको लाइक करिएगा, बेकार लगे तो डिसलाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर करिएगा, बिकॉज वही एक ऐसी चीज है जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने के लिए। दोस्तों मेरे ख्याल से शिवम के अलावा अगर किसी भी और एथलीट से हम लोग वीडियो शुरुआत करेंगे तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि इससे बड़ी न्यूज मुझे नहीं लगता बहुत सालों में हम लोग को मिली हो। दोस्तों ओलंपिया की स्टेज पे हम लोग ने शिवम की रिटायरमेंट स्पीच सुनी, जहाँ पे शिवम ने ये क्लैरिफाई किया था कि वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन क्लासिक की स्टेज से उन्होंने क्लियरली ये चीज बोली थी कि अब हम उनको इस स्टेज पे इस डिवीजन में नहीं दिखेंगे। लेकिन दोस्तों ओलंपिया खत्म होने के 2.5 हफ्ते बाद हमें शिवम की तरफ से ये बात भी सुनने को मिली है कि शिवम कॉम्पीट करने वाले हैं 3 हफ्ते में ELVS प्राग रोम, वो भी ओपन डिवीजन में। अब दोस्तों यहाँ पे उन्होंने ये अनाउंसमेंट करते टाइम एंड में ये भी बोला, भले ही वो ये शो फन के लिए खेल रहे हो, लेकिन अगर वो जीत गए तो शायद वो आ जाएंगे ओपन कैटेगरी में ओलंपिया में कॉम्पीट करने के लिए। अब दोस्तों इसको हम लोग मजाक में भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि ये बहुत ज्यादा सीरियसनेस के साथ क्रिस बमस्टेड ने बोला है। दोस्तों ओलंपिया के बाद हम लोग ने कई जगह शिवम को ये चीज बोलते हुए सुनी है कि वो एक डिवीजन को इतना ज्यादा डोमिनेट करने के बाद दूसरी डिवीजन में पीछे रहने के लिए नहीं खेलेंगे। अगर वो उस डिवीजन में कुछ अच्छा कर पाएंगे, कुछ बेहतरीन कर पाएंगे, तब वो सोचेंगे। और दोस्तों मेरे ख्याल से इस डिवीजन में बहुत कुछ कर सकते हैं शिवम। अगर शिवम लिटरली 20 पाउंड ऑफ मसल अपने फ्रेम पे ऐड कर लेंगे, शिवम मल्टीपल टाइम ओपन डिवीजन के भी चैंपियन बन सकते हैं, बिकॉज ही इज दैट परफेक्ट। साथ ही साथ ये भी बहुत जरूरी रहेगा कि उनको अपनी लाइंस, अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अब दोस्तों वीडियो में हम लोग और थोड़ा आगे बढ़े उससे पहले मैं एक और चीज की आप लोग से माफी मांगना चाहूंगा। ये वीडियो पोस्ट करने में मुझे थोड़ी सी देर हो, लेकिन दोस्तों जब मैं वीडियो पोस्ट देर से करता हूँ तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं किसी भी और चैनल के ओपिनियन ना बोलूं। जो मेरा ओपिनियन है सिर्फ और सिर्फ वही बोलूं। वो लोग जो बातें बोल चुके हैं वो चीज मैं ना बोलूं, ये कोशिश करता हूँ। अब वही जाहिर सी बात है, मैंने सबकी वीडियोस तो नहीं देखी होती, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी इंसान से मेरा ओपिनियन मैच हो सकता है। लेकिन दोस्तों मैं यही कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी हर वीडियो में डिलीवर करूँ, आप लोगों को कुछ नया दूं। अगर मुझे वीडियो पोस्ट करने में देर हो गई है तो मैं ऐसा ना करूँ कि आप लोग को वही सेम वीडियो देखनी पड़े। आप लोग डिफरेंट कुछ देखें, कोई डिफरेंट पर्सपेक्टिव सुने, कोई डिफरेंट ओपिनियन सुने, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा ओपिनियन डिफरेंट ही रहता है। दोस्तों साथ ही साथ मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये जो चीज शिवम ने अनाउंस की है, इसको मैंने लास्ट वीडियो में बहुत ही आराम से प्रेडिक्ट कर लिया था। वैसे तो मेरी लास्ट वीडियो को ज्यादा व्यूज नहीं आए हैं, अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग अभी भी जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने ये चीज बोली थी कि हो सकता हो ये वो साल हो जब शिवम हम लोग को फाइनली ओपन डिवीजन में कॉम्पीट करते हुए दिखेंगे। दोस्तों वहीं उनके अगेंस्ट जो सबसे बड़ा थ्रेट, जो सबसे बड़ा अपोनेंट उनका रहने वाला है, वो होने वाले हैं मार्टिन फिट्जवाटर। अब दोस्तों इन दोनों को हमने साथ में इसी वीडियो में ट्रेन करते हुए भी देखा, जहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि मार्टिन डेफिनेटली बहुत ज्यादा राउंडर नजर आ रहे थे। अब शिवम भी अपनी फिजिक को उस हिसाब से शोकेस नहीं कर रहे थे जैसे मार्टिन कर रहे थे, बिकॉज मार्टिन टैग टॉप पहने थे, वहीं शिवम ओवर साइज टी शर्ट, जिसकी वजह से इस टाइम शिवम की मस्कुलैरिटी और फुलनेस को गेस कर पाना बहुत मुश्किल है। बट शिवम ने साथ ही साथ अपनी ये तो पिक्चर्स भी डाली थी इंस्टाग्राम, जहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं ही इज लुकिंग फुल ब्लोन। उनकी फिजिक में वो पॉप, उनकी फिजिक में वो फुलनेस, वो बर्स्टिंग फुल लुक हम लोग को इस पिक्चर में नजर आ रहा है। और दोस्तों शिवम ने अपनी इस वीडियो में जिसमें अनाउंस किया है कि वो कॉम्पीट करेंगे ओपन डिवीजन में, उसमें भी यही बोला कि उनका मेन एम यही है कि अपनी जो पोटेंशियली बेस्ट और फुल ब्लोन फिजिक प्रेजेंट करेंगे वो, जहाँ पे उन्होंने बताया कि अप्रोक्सीमेटली 250 पाउंड के आसपास उनकी फिजिक हम लोग देख सकते हैं। उन्होंने दोस्तों इस वीडियो में ये भी बताया कि इस साल का वेट कैप के अंदर आने के लिए उन्होंने डेफिनेटली मसल लॉस किया था, जो मसल वो इस शो में प्रेजेंट करने की पूरी देखेंगे, जो मसल अपनी फिजिक पे बैक ऑन करके आने वाले हैं। साथ ही साथ वेट कैप के अंडर ना आने की वजह से इस बार बहुत ज्यादा ग्लाइकोजन से उनकी फिजिक, ग्लाइकोजन से उनके मसल्स भरे हुए हो, जहाँ पे शायद इस बार शिवम के हम लोग को एक अलग ही लेवल की फिजिक दिखे, एक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड क्रेजी फिजिक दिखे, जहाँ पे हम लोग को शिवम की साइज नेक्स्ट लेवल तो नजर ही आए, लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि शिवम अपनी कंडीशनिंग, अपने श्रेड्स बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। 2020 से एक भी ऐसा साल नहीं आया दोस्तों जब हम लोग ने शिवम को श्रेडेड ना देखा हो, जब हम लोग ने शिवम को ऑन ना देखा हो, कंडीशन ना देखा हो। थोड़ा बहुत इधर उधर का मिस हुआ है उनसे, बट हर साल वो क्लोज टू परफेक्शन अपनी फिजिक लेके आए हैं। लेकिन उस परफेक्शन में और ज्यादा बीफीनेस ऐड करके हम लोग को इस स्टेज पे देखने वाले हैं। दोस्तों मुझे नहीं लगता मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड किसी थर्ड टियर शो के लिए कभी भी हुआ हूँ। वही दोस्तों साथ ही में इस वीडियो में शिवम ने एक और चीज अनाउंस की, उन्होंने बोला कि शॉन क्लैरिडा भी साथ में कॉम्पीट करेंगे। दोस्तों साथ ही में हम लोग को शॉन क्लैरिडा की तरफ से ये भी पता चला है कि वो स्टीफन किंसल के साथ काम कर रहे हैं, बाउस ऑफ आउटलॉ, जो कि इस टाइम काफी बड़े बड़े एथलीट्स के कोच है, इंक्लूडिंग मार्टिन फिट्जवाटर, जो कि हम लोग को शॉन क्लैरिडा के साथ बैटल करते हुए शो में दिखने वाले हैं। मार्टिन फिट्जवाटर, क्रिस बमस्टेड और शॉन क्लैरिडा, ये तीनों हम लोग को इस स्टेज पे दिखने वाले हैं। और दोस्तों प्राग प्रो से एक हफ्ते पहले हम लोग को रोमानिया प्रो भी होते हुए दिखेगा, जहाँ पे और भी कई बॉडी बिल्डर्स खेलते हुए हम लोग को नजर आएंगे। उन बॉडी बिल्डर्स की बाद में बात करें, सबसे पहले वहाँ पे एक बॉडी बिल्डर जो हम लोग को नजर आएगा, जिसने
ये अनाउंस कर दिया है कि वो प्राग प्रो में भी हम लोग को दिखेगा, वो है हॉर्स एमडी। दोस्त आप लोग को शायद याद नहीं होगा, लेकिन हॉर्स एमडी जब नए नए बॉडी बिल्डिंग के सीन में आए थे, वो क्लासिक फिजिक एथलीट थे, और जब उन्होंने अपना पहला शो खेला था, मुझे आज भी याद है, मैंने अपने चैनल की शुरुआत की थी हिंदी वाली। उस टाइम मैंने कुछ अपडेट्स ही डाली थी बॉडी बिल्डर्स की, एंड मैं सोच रहा था कोई एक स्पेशल वीडियो बनाई जाए। फन फैक्ट, हॉर्स एमडी वो पहले एथलीट थे जिसके बारे में मैंने सोचा कि एक तगड़ी वीडियो बनाई जाए, एक अच्छी वीडियो बनाई जाए, ये एक्सप्लेन करते हुए कि क्यों हॉर्स एमडी क्रिस बमस्टेड को डिफीट कर सकते। क्योंकि दोस्तों टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो कमियां सीबम की फिजिक में थी, वो स्ट्रेंथ हॉर्स एमडी की फिजिक में थी। लेकिन आखिरी में हम लोग को मालूम है क्या हुआ, आखिरी में इतना ज्यादा मसल उनकी फिजिक में था कि वो वेट कट डाउन नहीं कर पाए, इसकी वजह से उन्होंने स्विच किया ओपन में। बट ओपन में उनका इतना औसम अभी तक करियर रहा नहीं है, एंड उनका स्विच सुन के मैंने वो वीडियो का आइडिया ड्रॉप कर दिया था। एनीवेज, इस चैनल का बस एक छोटा सा फन फैक्ट है दोस्तों। ये प्राग प्रो की बहुत ही बड़ी खबर के बारे में बात करने के बाद अब हम लोग दूसरे शो के बारे में बात करें, यानी कि रोमानिया प्रो के बारे में बात करें। उससे पहले बीच में एक एथलीट के बारे में बात करते हैं जो कि ओपन डिवीजन के वन ऑफ द टॉप एथलीट्स में से है, बट हम लोग को 2 साल से ओलंपिक की स्टेज पे वो नहीं दिखा। जी हाँ दोस्तों, मैं निक वॉकर की बात कर रहा हूँ। निक वॉकर ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पे अपनी ये 2 पिक्चर्स डाली हैं, जहाँ पे उनको इस पिक्चर डालने के बाद हैवी क्रिटिसिज्म झेलने को मिला। काफी लोगों के मुताबिक उनकी एक्चुअली में बॉडी बहुत ज्यादा मेल्ट डाउन हो गई, उनके लेग्स छोटे हो गए, उनकी फिजिक और ज्यादा बॉक्सी हो गई है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि ये सब क्रिटिसिज्म तब वैलिड होते जब वो किसी शो की प्रेप कर रहे होते, जब वो एक्चुअली में किसी शो में उतरने वाले होते। अभी एक ऑफ सीजन अपडेट से हम लोग इतना ज्यादा हार्श क्रिटिसिज्म एक एथलीट को मुझे नहीं लगता कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता करना चाहिए। चांसेस होंगे इस टाइम की निक वॉकर सिर्फ और सिर्फ टीआरटी पे चल रहे हो, निक वॉकर गियर ब्लास्ट ना कर रहे हो, बिकॉज इतने लंबे टाइम से, अगर आप लोग को याद हो कि न्यूयॉर्क प्रो खेला था उन्होंने, न्यूयॉर्क प्रो के बाद बहुत ही जल्द उनकी ओलंपिया की प्रेप भी शुरू हो गई। मुझे तो यही उम्मीद है कि उसके बाद उन्होंने अपने जो स्टेरॉइड्स प्रोटोकॉल्स थी, ड्रग्स थे, वो सब रोक दिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ हिज हेल्थ। हम सब जानते हैं इतने टॉप लेवल पे कॉन्टिन्यूअस परफॉर्मेंस एनहेंसर्स का अब्यूज करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और निक दोस्तों बेवकूफ बॉडी बिल्डरों में से नहीं है। निक को पता है क्या करना है, निक को पता है क्या चाहिए। हम सब शायद भूल चुके हैं, निक वॉकर को 2 साल से हम लोग ने ओलंपिया में कॉम्पीट करते हुए नहीं देखा, तो उनकी मेंटेलिटी के बारे में कहीं ना कहीं हम लोग भूल चुके हैं। ही हैज अ चैंपियन मेंटेलिटी, एंड पर्सनली मैं मेंटली बिल्कुल उनको अपना आइडियल मानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी भी ऐसी मेंटेलिटी हो, मैं चाहता हूँ कि मुझे भी ऐसे हार्ड वर्किंग एथिक्स मिले। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है कि निक वॉकर के पीछे का क्रिटिसिज्म लोगों का और ज्यादा इसलिए बढ़ा हुआ है बिकॉज उनका इस ओलंपिया में ना खेलने का रीजन बहुत ही फुद्दू था। आई मीन सबसे बड़ी बात, हम लोग उनकी अपडेट्स की जो शुरुआती पिक्चर्स थी उसी को देख के बता सकते थे कि निक वॉकर वहां पे नहीं है जहां उनको होना चाहिए था। उनके कॉम्पिटिटर्स जैसे कि डेरिक लंसफोर्ड, हादी चुपन जब अपनी अपडेट्स दिखाते थे तो लगता था कि ये एथलीट्स कंडीशन है, ये लगता था कि तैयारी कर रहे हैं ओलंपिया के लिए। लेकिन निक की जो थोड़ी बहुत हम लोग को स्नीक पीक्स देखने को मिली थी, वो बिल्कुल भी इस तरफ इशारा नहीं कर रही थी कि निक तैयार है इस टाइम स्टेज पे उतरने के लिए। लेकिन फिर भी बैक ऑफ द माइंड हम लोग ने कहीं ना कहीं सोचा था कि ये निक वॉकर है। निक वॉकर ऑलवेज फिक्स थिंग्स, कुछ ना कुछ करके मेहनत करके वो वापस से कमबैक कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इस ब्लो बैक के बाद निक वॉकर को एक्चुअली में 2021 में जैसे आर्नोल्ड क्लासिक में शॉक किया था सबको, वैसे शॉक करना पड़ेगा। अपनी दी बेस्ट कंडीशन फिजिक के साथ साथ अपनी मोस्ट इंप्रूव स्पेशली लेग वाइज फिजिक लानी पड़ेगी। एक ऐसी फिजिक लानी पड़ेगी जिसको क्रिटिसिज्म तो जरूर मिले, लेकिन कोई ये ना कह पाए कि ये इससे बेहतर नहीं हो सकती थी इस पॉइंट ऑफ टाइम। और मेरे ख्याल से दोस्तों निक वॉकर इतने इंटेलिजेंट, इतने दिमागदार हैं कि अब वो कोई भी गलती नहीं करेंगे। अब उनको पता चल चुका है कि कितनी बड़ी मिस्टेक हुई उनको ये साल को ओलंपिया छोड़ने पे। पॉसिबली दोस्तों हम लोग उनको टॉप 3 में देख सकते थे अगर वो प्रॉपर इंप्रूवमेंट किए होते अपनी फिजिक में तो। लेकिन वही दूसरी तरफ हम लोग इस बात को भी डिनाई नहीं कर सकते कि सब कुछ आपके हाथ में नहीं होता। ज्यादातर डेस्टिनी डिसाइड करती है कि आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है। हम लोग सिर्फ हेड डाउन करके वर्क ही कर सकते हैं, और वैसा ही कर रहे होंगे निक वॉकर, और एक बहुत ही डेंजरस, बहुत ही डेडली, बहुत ही लीथल कमबैक का इंतजार कर रहे हैं निक वॉकर। हो सकता हो जल्दी हम लोग को सुनने को मिले कि कौन से शो में हम लोग को कॉम्पीट करेंगे, और जैसे ही हम लोग को सुनने को मिलेगा कि शो में कॉम्पीट करने वाले हैं निक वॉकर, मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं एक हफ्ते पहले प्राग प्रो से होने वाले रोमानिया प्रो के बारे में। अब दोस्तों ओपन डिवीजन में रोमानिया प्रो में हम लोग को 3 बड़े एथलीट्स कॉम्पीट करते हुए दिखने वाले हैं, राफेल ब्रांडो, अकीम विलियम्स एंड हॉर्स एमडी, जो कि हॉर्स एमडी हम लोग को एक हफ्ते बाद भी कॉम्पीट करते हुए दिखे। अब दोस्तों बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये सारे एथलीट्स भी एक हफ्ते बाद हम लोग को प्राग प्रो में कॉम्पीट करते हुए दिखे, सिर्फ और सिर्फ उस शो में पड़ रही आईबॉस की वजह से। दोस्तों क्रिस बमस्टेड इतने बड़े नाम है कि वो काफी ज्यादा व्यूअर्स को, काफी ज्यादा ऑडियंस को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। अभी तक हो सकता हो उतनी आईबॉल्स इन सारे एथलीट्स के ऊपर नहीं आई हो, और वो लोग अगर नेक टू नेक खड़े रह गए क्रिस बमस्टेड के, अगर उनको डिफीट कर दिया तो डेफिनेटली काफी लोगों की नजरों में, काफी लोग के दिमाग में उन सब का नाम आने वाला है। ऐसे में चांसेस है कि रोमानिया प्रो के एथलीट्स हम लोग को VLS प्राग प्रो में भी दिखे, जिसकी न्यूज वक्त के साथ तो हम लोग को मिल जाएगी। वहीं अगर अपडेट्स की बात करें दोस्तों, राफेल की बॉडी इस टाइम ठीक ही लग रही है। यहाँ पे हम लोग को एक अपडेट डालते हुए उनका कैप्शन सुनने को मिला कि वर्किंग ऑन डिटेल्स। इसका मतलब है कि इस शो में बहुत ज्यादा डिटेल फिजिक, एक कंडीशन फिजिक लाने की डेफिनेटली उनकी
उम्मीद होगी। दोस्तों हम लोग ने ओलंपिया में भी देखा था बहुत ही अच्छे कंडीशन थे राफा फ्रंट से, वहीं बैक टर्न होते ही उनकी कंडीशनिंग की जो कमी थी वो हम लोग को डेफिनेटली शोकेस हो रही थी। उनके बैक की डिटेल्स जो थी वो हम लोग को डेफिनेटली छुपी हुई नजर आ रही थी। अगर दोस्तों इस शो में इस प्रॉब्लम को फिक्स करने में कामयाब हो गए राफेल ब्रांडो तो मुझे नहीं लगता कोई और इस एथलीट को डिफीट कर पाए। वही जो सबसे बड़ा टक्कर वाला एथलीट राफेल के अगेंस्ट हम लोग को उठता हुआ नजर आ रहा है, राफेल के अगेंस्ट हम लोग को खड़ा होता हुआ दिख सकता है, वो है अकीम विलियम्स। अब दोस्तों अकीम विलियम्स मस्कुलैरिटी वाइज तो शायद इस लाइनअप में सबसे ज्यादा डेंजरस एथलीट होने वाला है। कंडीशनिंग भी बहुत ही बेहतरीन उनकी हम लोग को ओलंपिया की स्टेज पे दिखी थी साइड से, और साइड पोजेस से उनकी थिकनेस अनमैचेबल है दोस्तों ओपन डिवीजन में। मुझे लगता है मेरे ख्याल से सैमसन दौदा के बाद अकीम की साइड की थिकनेस सबसे ज्यादा ग्रेट हो, वही उनकी बैक इतनी ज्यादा उनको पीछे कर देती है कि हम उनको उनसे कम मस्कुलर एथलीट से भी कई बार हारते हुए देख चुके हैं। अब मेरे हिसाब से दोस्तों बैक का इतना कुछ नहीं कर सकते अकीम, लेकिन फ्रंट से जितना बेस्ट हो सकता है उतना आ सकता है। ये मोस्ट मस्कुलर में वी कैन एक्चुअली सी कि कितने ज्यादा राउंड, कितने ज्यादा थिक, कितने ज्यादा हेवीली टेंस मस्कुलर एथलीट है अकीम विलियम्स, जिनको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। उनके अपोनेंट जो की चांसेस है कि शो जीतेंगे राफेल ब्रांडो, वो भी बैक से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, बट एक्चुअली उनकी बैक अकीम से तो कई गुना ज्यादा फिल्ड आउट और कंप्लीट नजर आती है। और सिर्फ इसी के बेसिस पे मैं अगर इस शो की टॉप 3 प्रेडिक्शन रखूं तो मेरे हिसाब से यहाँ पे राफा जीतेंगे, सेकंड अकीम आएंगे एंड थर्ड हॉर्स एमडी होने वाला। दोस्तों हाल ही में हमें एक एथलीट की तरफ से ऐसी अपडेट देखने को मिली है जिसने इस इंडस्ट्री में डेफिनेटली डर का माहौल बैठा दिया है। जी हाँ, मैं स्टीफन मटाला की बात कर रहा हूँ। जैसा कि आप लोग को याद हो, स्टीफन मटाला क्लासिक फिजिक में कॉम्पीट किया करते थे, बट हर प्रेप के दौरान उनको वेट कैप के अंदर आने में, उनको अपना वेट अंडर द लिमिट लाने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होती थी, क्योंकि उनके एक्सट्रीमली अमेजिंग जेनेटिक्स उनकी बॉडी को ग्रो करना चाहते थे। और उनकी हाल ही की कुछ अपडेट्स देख के ये बोलना कि वो ओपन डिवीजन के फ्यूचर के स्टार होने वाले हैं बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। दोस्तों स्टीफन मटाला की ये अपडेट जो कि उनके कोच ने डाली है, ऑफ कोर्स क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि कितना ज्यादा बढ़ा हुआ मसल मास उनकी फिजिक में हम लोग को नजर आ रहा है। बट वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग चीज यहाँ पे ये है कि इस समय इस पिक्चर में वो 175 पाउंड के हैं और इतने लीन हम लोग को नजर आ रहे हैं, इतने स्ट्राइटेड नजर आ रहे हैं। दोस्तों स्टीफन का चेस्ट हमेशा कमाल की स्ट्राइशंस, कमाल की लकीरें, कमाल की लाइंस प्रेजेंट करता है, लेकिन वो लाइंस आपको तभी नजर आएंगी जब एक इंसान काफी ज्यादा लीन हो, अंडर 10% बॉडी फैट। 275 पाउंड पे 10% बॉडी फैट पे होना दोस्तों ये एक मास मोस्टर टेरिटरी है। और स्टीफन हाइट में भी बहुत ज्यादा लंबे नहीं है, जिस वजह से ये उनका वजन और ज्यादा इंप्रेसिव हो जाता है। उन्होंने स्विच किया था क्लासिक से ओपन में ग्रो करने के लिए, और दोस्तों जरा सा भी डिसअपॉइंट नहीं किया है स्टीफन ने। ही इज लुकिंग एब्सोल्युटली मैसिव इन हिज रीसेंट अपडेट्स, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही कमाल का, बहुत ही एक्साइटिंग सिनेरियो क्रिएट करता है ओपन डिवीजन के फ्यूचर के लिए। स्टीफन की इतनी इंप्रूव फिजिक, इतनी मैसिव, इतनी बल्ड फिजिक हम लोगों को किस तरीके से स्टैकअप होते हुए नजर आएगी टॉप ओलंपियंस के बीच। अब दोस्तों ये गेम इतना ज्यादा मास का नहीं है, ऑफ कोर्स मास का है, बट शेप, सिमेट्री, लाइंस अब बहुत ज्यादा मैटर करने लगी हैं। जो सारी चीजें स्टीफन की फिजिक में पहले से थी और जो चीज नहीं थी वो भी अब उन्होंने ऐड कर ली है, जो कि है मास ओपन डिवीजन के लिए। दोस्तों स्टीफन के सीन पे आते ही उनकी राउंडनेस की वजह से उनको काफी लोग न्यू जनरेशन का फिलहीद बोल रहे थे, और इस लेवल की मास के साथ स्टीफन को एक्चुअली में मॉडर्न एरा फिलहीद बोलना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इंटरेस्टिंग ये है देखना कि फ्यूचर में कौन सा शो चूज करते हैं कॉम्पीट करने के लिए स्टीफन, और उस शो में अपनी कैसी फिजिक, कितनी कमाल की, कितनी मैसिव और कंडीशन फिजिक हम लोग के सामने रखेंगे, कितनी सिमेट्रिकल और कितनी राउंड फिजिक हम लोग के सामने रखेंगे, ये देखने का मुझे बेसब्री से इंतजार है। दोस्तों लास्ट ईयर अगर आप लोग को याद हो तो गुड वीडियो का हम लोग ने बहुत ही क्लोज मैचअप, बहुत ही क्लोज कंपटीशन देखा था मार्टिन फिट्जवाटर के अगेंस्ट। वही मार्टिन फिट्जवाटर जो कि 2024 के मिस्टर ओलंपिया में 4th प्लेसर रहे हैं। इन दोनों एथलीट के बीच का गैप बहुत ही मिनिमम था, लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं अपनी पोटेंशियल फुलफिल नहीं कर पाए थे उस शो में गुड वीडियो। मेरे हिसाब से गुड वीडियो की जिस लेवल की मस्कुलैरिटी है उस लेवल की मस्कुलैरिटी उस शो में शायद हम लोग को देखने को नहीं मिली। मेरे हिसाब से प्रेप के दौरान कहीं ना कहीं उनका मसल लॉस हुआ, बिकॉज मार्टिन इज नॉट वन ऑफ द बिगेस्ट गाइज। मार्टिन ऑफ सीजन में इस लेवल के थिक, इस लेवल के मैसिव, इस लेवल के मॉन्स्ट्रस नहीं होते हैं जैसे गुड वीडियो हम लोग को नजर आए। अब हो सकता हो ये कहीं ना कहीं एक गलती भी हो गुड वीडियो, ऑफ सीजन में इस लेवल का बल्क करना हो सकता हो उनको प्रेप के दौरान मसल लॉस करने में मजबूर कर देता हो, क्योंकि उनको बहुत ही ज्यादा अपनी कैलोरीज को रिस्ट्रिक्ट करके एक स्टीप कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना पड़ता हो। और हम सब जानते हैं दोस्तों एक स्टीप कैलोरी डेफिसिट से ज्यादा कोई भी और चीज आपको मसल लॉस की तरफ नहीं ढकेगी। वहीं उस लॉस के बाद बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि एक्सट्रीमली लॉक्ड इन अपने दिमाग में हो गए हो गुड वीडियो एंड शोकेस करना चाह रहे हो कि एक्चुअली में मस्कुलैरिटी वाइज उनकी पोटेंशियल कितनी हो सकती है। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, अगर गुड वीडियो परफेक्टली पीक होके जितनी मसल उनके में है उतनी मसल वेस्ट ना करके, लॉस ना करके एक परफेक्ट पीक के साथ 2024 मिस्टर ओलंपिया में कॉम्पीट करते तो कौन सी पोजीशन, कौन सी प्लेसिंग उनकी लगती? डेफिनेटली आप लोग कमेंट्स बताइए। आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए।
दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए काफी हिंदी चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।